हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा वेक्टर्स के डॉट गुणन यानी कि अदिश गुणन, जो आप टॉपिक शायद ये 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। ये टॉपिक देखिए मैं आपको फिर बताना है। दो सदिशों का अदिश गुणन यानी कि डॉट गुणन। देखिए दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो सदैव एक अदिश राशि होती है, यानी कि अचर नियतांक। जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है अदिश गुणन, इसका मतलब है दो सदिशों का जो गुणन होगा ये अदिश गुणन, ये सदैव एक अदिश राशि होगी। सदैव एक अदिश राशि जिसका मान उन दोनों सदिशों के परिमाण यानी कि लंबाइयां जिन्हें हम कहते हैं परिमाण, जिसका मान उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की कौजिया के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसका मतलब जो हुआ, ये राशि जो अदिश गुणन होती है ये सदैव एक अदिश राशि होती है, लेकिन उसका मान दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की कौजिया के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगर हम इसे प्रदर्शित करना चाहते हैं, देखिए आप लोग शायद पढ़ भी चुके हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी दो सदिशों का, अगर दो सदिश ए और बी हैं तो उनका डॉट गुणन वो एक डॉट का साइन लगा के ही हम प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ये किसके इक्वल होता है, जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा, उन दोनों सदिशों के परिमाण, यानी पहले सदिश का परिमाण मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, दूसरे सदिश का परिमाण मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और इनके बीच के कोण की कौजिया। अगर मान लीजिए इनके बीच का कोण थीटा है तो कॉस थीटा, कौजिया का मतलब कोसाइन। यानी डॉट गुणन का जो मान होता है दो सदिशों का डॉट गुणा यानी कि अदिश गुणन, वो उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की कौजिया के गुणनफल के बराबर होता है। a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a यानी पहले सदिश का मापांक इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b यानी दूसरे सदिश का मापांक इंटू कॉस थीटा, उनके बीच के कोण की कौजिया। इन तीनों का जो गुणनफल होगा वो होगा सदिश a और सदिश b का डॉट गुणन यानी कि अदिश गुणन। ये सदैव एक अदिश राशि होगी। क्लियर होगी ये बात? देखिए मापांक ये एक अदिश राशि होती है, ये भी मापांक है एक अदिश राशि, और cos थीटा वो भी एक अदिश राशि। तो सब का गुणनफल अगर हम करें तो एक अदिश राशि ही है, यानी दो सदिशों का जो डॉट गुणन है वो एक अदिश राशि होती है। ये अदिश देखिए कुछ भी हो सकता है, ये धनात्मक भी हो सकती है राशि, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। ये राशि देखिए कुछ भी हो सकती है, ये सदैव एक अचर राशि होगी। अब एक बात और आती है यहां पर, जो थीटा का मान है यानी दो सदिशों के बीच का कोण, वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल, या 180 से छोटा होगा या 180 के इक्वल होगा। देखिए 0 से 180 तक ही, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 180 से बड़ा नहीं हो सकता। दो सदिशों के जो बीच का कोण है वो 0 से 180 के रेंज तक ही पॉसिबल है। अब देखिए इसी से कुछ नियम भी बनते हैं डॉट गुणन की। चलिए मैं यहां लिखता हूं दूसरा नियम। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये बात कहूं थीटा का मान 0 डिग्री है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख हैं और एक ही दिशा में है। मैं यहां पे देखिए इस तरीके से लिखता हूं, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख हैं तथा समदिश हैं, तब देखिए मैंने आपको समदिश बताया था, ये संरेख में ही प्रकार होते हैं। संरेख में क्योंकि समदिश भी हो सकते हैं, प्रतिदिश भी हो सकते हैं। संरेख का मतलब मैंने कहा था ये नहीं होता कि एक ही रेखा में, वो समांतर भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी दिशाओं का डिफरेंस होता है क्योंकि इसमें दिशा तो क्लियर नहीं है। समदिश का मतलब क्या है, अगर वो संरेख है वो समान दिशाओं में है। अगर दो वेक्टर आपके देखिए समान दिशाओं में हैं, मान लीजिए इस तरीके से, मैं चलिए आपको यहां दिखाता हूं, ये पहला सदिश ये दूसरा सदिश, ये देखिए दोनों समान दिशाओं में है, ये संरेख भी है और समदिश भी है।
इस समय इनके बीच में जो कोण है वो 0 अंश है और cos 0 का मान कितना होता है 1। इसका मतलब इस कंडीशन में जो मैंने आपकी सदिश वाली कंडीशन लिखी है, अगर मैं यहां 0 रखता हूं, cos 0 कितना हो गया 1, तो a डॉट b इक्वल टू कितना हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। ये देखिए मैं यहां लिख देता हूं, यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। ये देखिए लिखा मैंने। लेकिन अगर यही चीज, चलिए दूसरे का मैंने पहला पार्ट कर दिया, अब मैं दूसरे का दूसरा पार्ट लिखता हूं यहां पर। यदि वेक्टर a और वेक्टर b संरेख हैं तथा प्रतिदिश हैं, तब अब देखिए ये संरेख का दूसरा प्रकार है प्रतिदिश यानी विपरीत दिशाओं में। चलिए मैं इसके आगे लिखता हूं। ये देखिए दो सदिश संरेख हैं लेकिन ये प्रतिदिश है। इसका मतलब इस समय इनके बीच में जो कोण है वो 180 का है क्योंकि प्रतिदिश है, और cos 180 का मान कितना होता है -1। इस कंडीशन में क्योंकि ये -1 हो गया, जो वेक्टर a डॉट वेक्टर b है इसका मान आएगा माइनस मॉडुलस वेक्टर a इंटू मॉडुलस वेक्टर b। ये आगे देखिए, यानी देखिए ये कंडीशन a डॉट b इज इक्वल टू मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b, अगर ऐसा है तो वो कंडीशन समदिश सदिश की है, और अगर a डॉट b इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b है तो वो प्रतिदिश सदिश की है। समदिश की कंडीशन में इसका मान धनात्मक होगा, प्रतिदिश की कंडीशन में a डॉट b का मान ऋणात्मक होगा। ये समदिश और प्रतिदिश सदिश की कंडीशन है। अब देखिए जो मैं आपको अगली कंडीशन बताऊंगा वो होगी लंबवत सदिशों की। अब देखिए जो मैंने कंडीशन लिखी थर्ड, यदि a तथा b दो लंबवत सदिश हैं, लंबवत का मतलब अगर a और b के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है। इस कंडीशन में देखिए मैंने आपको सूत्र लिखा था a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू cos थीटा। अगर थीटा का मान 90 हो जाए, क्योंकि लंबवत का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना होता है 0। इसका मतलब अगर दो सदिश लंबवत हैं तो उसके लिए हमें जो प्रूव करके दिखाना है a डॉट b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब देखिए ये है दो सदिशों का अदिश गुणन अगर शून्य है तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों सदिश आपस में कैसे हों लंबवत। लंबवत की कंडीशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें लंबवत वाली कंडीशन का यूज होता है। दो लंबवत सदिश a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में, ये देखिए हमें लिख के दिया कि a डॉट a, इसका मान निकालें, यानी किसी सदिश का अपने आप से अदिश गुणन क्या होगा, किसी भी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणन a डॉट a। तो देखिए मैं अगर इसका मान भी निकालता हूं सूत्र से, a डॉट b वाला सूत्र, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा इनके बीच का कोण। अब आप लोग कहेंगे इनके बीच में कोण क्या होगा, a और a तो खुद समान सदिश हैं और समान सदिशों के बीच में और इनकी दिशा भी सेम है तो ये समदिश हुए, और समदिश के बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है 0, यानी कि cos 0। तो a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू cos 0, cos 0 कितना होता है 1, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है देखिए, भी कई क्वेश्चंस में यूज होती है, किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणन उस सदिश के मापांक के वर्ग के बराबर होता है। दोबारा देख लीजिए, किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणन उस सदिश के मापांक के वर्ग के बराबर होता है, यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इसका होल स्क्वायर। कंडीशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में ये यूज होती है। a डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर।
अब देखिए जो आप लोग पढ़ चुके हैं इकाई सदिश आई जे और के, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश कौन सा होता है आई, वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश कौन सा होता है जे, और जेड अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश होता है वो कौन सा होता है के। मैं अगर आपसे कहूं, चलिए मैंने यहां पहला पार्ट लिखा आई डॉट आई, कुछ ना कुछ मान देखिए इसका होगा, जे डॉट जे इसका भी कुछ ना कुछ मान होगा, और के डॉट के, यानी किसी इकाई सदिश का उसी इकाई सदिश से डॉट गुणन, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। क्या आना चाहिए वो तो हम इसी सूत्र से भी निकाल सकते हैं। किसी सदिश का अपने आप से जो अदिश गुणन होता है वो उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब आई डॉट आई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई का स्क्वायर। आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। यहां पे भी देखिए क्या आएगा, जे डॉट जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे कितना होता है 1, क्योंकि इकाई सदिश का मापांक 1 होता है। ऐसे ही के डॉट के मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के का स्क्वायर वो भी 1। ये तीनों मान इक्वल होते हैं, इनका मान होता है 1। ये पहला पार्ट है। अब देखिए दूसरा पार्ट, अगर है आई डॉट जे या जे डॉट के, या आता है के डॉट आई, तीनों इक्वल होंगे मान, लेकिन मुझे बताना है वो क्या होंगे। देखिए आई और जे ये एक्स अक्ष के अनुदिश है, और जे जो इकाई सदिश है वो वाई अक्ष के अनुदिश है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश, इनके बीच में जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में कोण कितना होता है 90 अंश। वाई अक्ष और जेड अक्ष इनके बीच में भी कोण कितना होगा 90 अंश। जेड अक्ष और एक्स अक्ष इनके बीच में भी कोण कितना होगा 90। अगर दो सदिश आपस में लंबवत होते हैं तो उनका जो डॉट गुणन होता है वो हमेशा कितना होता है 0। यानी आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इसका मान जो होता है वो 0 होता है। ये कंडीशंस भी देखिए मैंने बताई, क्योंकि इसकी देखिए जो जरूरत पड़ेगी, चलिए मैं यहां आपको समझाता हूं इनकी जरूरत जो पड़ेगी। मान लीजिए आपका पहला वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k। a1 b1 c1 देखिए कुछ गुणांक ही हैं, कोई ना कोई संख्याएं होंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ऐसे ही देखिए जो दूसरा सदिश है यानी वेक्टर बी, a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये दूसरा सदिश है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इनका हम डॉट गुणन करें, इनका क्या करें डॉट गुणन, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मुझे इन दोनों का डॉट गुणा करना पड़ेगा। जैसे पहले मुझे इसकी गुणा डॉट गुणा करनी है, तो a1 a2 i डॉट i, a1 b2 i डॉट j, a1 c2 i डॉट k। फिर इसकी करनी है तो b1 a2 j डॉट i, b1 b2 j डॉट j, b1 c2 j डॉट k। फिर इसकी करनी है तो c1 a2 k डॉट i, c1 b2 k डॉट j, c1 c2 k डॉट k। इसमें देखिए तीन जगह मैं अगर नोट करता हूं तो a1 a2 उसके साथ आ रहा है i डॉट i, और i डॉट i का मान कितना होता है 1, तो ये तो बचा केवल देखिए a1 a2 प्लस एक जगह देखिए क्या आएगा j डॉट j, और j डॉट j का मान कितना होता है 1, तो वो हो गया देखिए b1 b2 प्लस k डॉट k 1 होता है मान, तो बचा क्या c1 c2। अब आप लोग सोचेंगे मैंने ये तीनों तो लिख दिए, टोटल जब मैंने गुणा करी थी तो 9 पद थे, ये तो मैंने केवल 3 ही लिखे, बाकी के 6 पद कहां हैं। i डॉट j 0 होता है मान, i डॉट k चाहे k डॉट i 0 होता है मान, j डॉट i 0 हो गया मान, j डॉट k 0 हो गया, k डॉट i 0, k डॉट j 0। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब यह है कभी भी दो सदिशों का आपको डॉट गुणा निकालना है तो आपको i वाले गुणांकों की गुणा करनी है,
जे के जो गुणांक हैं उनकी गुणा करनी है और जो के के गुणांक हैं उनकी गुणा करनी है, बाकी आपको देखना ही नहीं है। यही आपका a डॉट बी का मान होगा, यानी a डॉट बी इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये हुआ a डॉट बी का मान। ध्यान रखें a डॉट बी का मान वो यही हुआ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, बाकी के पद आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनका मान 0 होता है। अब देखिए ये a डॉट बी का मान मैंने निकाला। अब कभी भी आपको देखिए क्वेश्चन आता है कभी कि दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, आपको कोण नहीं दे रखा और ये आपको मान लीजिए दो सदिश दिए हैं, ये पहला सदिश और ये दूसरा सदिश, और आपसे ये बात कही जाती है कि इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए पहले आप निकालेंगे a डॉट बी, जैसे मैंने निकाला। क्या निकालेंगे? a डॉट बी। फिर क्या निकालेंगे? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट, जो मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी, चलिए ये भी लिख देता हूं यहां पे, अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब आप लोग सोचेंगे हमने मैग्नीट्यूड क्यों निकाले? कोण निकालने के लिए। क्यों निकाला? देखिए आप लोग तो सूत्र पढ़ा था, डॉट बना था, a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। इन दोनों को ले आए हम बटे में, तो कॉस थीटा का मान कितना हो गया? a डॉट b बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ये कोण निकालने का सूत्र हो गया। कभी ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन जिसमें आपको दो सदिश इस तरीके से ही दिए होते हैं और हमें इनके बीच का कहते हैं कोण निकालिए, तो वो आप कोण इस सूत्र से निकालेंगे। अब आपको इसमें तीन मान रखने हैं। एक तो a डॉट b का मान, वो देखिए ये हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मैग्नीट्यूड ऑफ a का मान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड b का मान अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये देखिए हो गया दो सदिशों के बीच में अगर आपसे बोला जाता है कि कोण किस तरीके से ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र देखिए, ये भी कई बार ऐसा होता है जिसमें आपको दो सदिशों के बीच में कोण निकलवाने के लिए बोला जाता है, तो आपको इसी सूत्र से ही निकालना है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तो देखिए कोण निकालने का सूत्र हुआ। अब देखिए मैं इसमें आपको एक बात और बताता हूं, ये डॉट गुणन जो आपने पढ़ा ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और आप लोग जानते हैं कि क्रम विनिमय नियम कौन सा होता है। मैं यहां पे देखिए लिख देता हूं क्रम विनिमय नियम। दो सदिशों का जो डॉट गुणन है वो सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि हम चाहे a डॉट b का मान निकालें चाहे निकालें b डॉट a का मान, ये हमेशा आपस में इक्वल होंगे। यही होता है देखिए क्रम विनिमय नियम, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। दो सदिशों का डॉट गुणन सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए चलिए मैं वितरण नियम से संबंधित भी बात बताता हूं आपको। अब देखिए जो मैंने नियम लिखा वो है वितरण नियम। अब वितरण नियम देखिए आप लोग जैसे संख्याओं में पढ़ते आए हैं वही चीज वेक्टर्स में भी अप्लाई होती है। अगर आपको तीन सदिश दिए वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, इनका वितरण नियम देखिए मैं यहां लिखता हूं वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c, और दूसरा वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर c। जो आप लोग देखिए संख्याओं में पढ़ते आए हैं, यहां गुणा का चिन्ह होता है, यहां प्लस का या माइनस का भी। गुणा का योग पर वितरण नियम, गुणनफल का अंतर पर वितरण नियम, यानी कि a डॉट b प्लस c, ये वितरण नियम होता है a डॉट b प्लस a डॉट c, यानी a डॉट b
ए डॉट सी। ऐसे ही ये अंतर कर दो नियम, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, यानी गुणनफल का अंतर पर वितरण नियम और गुणनफल का योगफल पर वितरण नियम। यही कहलाता है, देखिए डॉट गुणन जो होता है वो वितरण नियम को भी फॉलो करता है और क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करता है, दोनों ही नियम इस पर लागू होते हैं। ये देखिए वितरण नियम था। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं वो है किसी सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। मैं इस तरीके से बताता हूं, मैं यहां लिख देता हूं सदिश, पहला सदिश मान लीजिए ए दे रखा है, इस सदिश का हमें प्रक्षेप निकालना है दूसरे सदिश पर, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, ये कैसे निकालें? देखिए पहले तो मैं इसका चित्र ही बनाता हूं। मान लीजिए ये आपका पहला सदिश है जिसे मैं लिखता हूं वेक्टर ए, और ये आपका दूसरा सदिश है, ये है वेक्टर बी। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण है, चलिए वो भी मान लेता हूं, ये कोण मैंने थीटा मान लिया। सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। अब प्रक्षेप का मतलब क्या है? देखिए इस सदिश का ये प्रारंभिक बिंदु है और वेक्टर ए का ये अंत बिंदु है, और जो दूसरा सदिश है बी उसका भी प्रारंभिक बिंदु यही है, अंत बिंदु उसका ये है। इस सदिश का अगर मुझे दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप निकालना है तो इसके अंत बिंदु से अगर देखिए मैं लंब खींचता हूं ये इस बिंदु तक, तो यहां इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो ये लंबाई है ये कहलाएगी प्रक्षेप। ये देखिए मैंने इससे प्रदर्शित की, यही है प्रक्षेप। ये है देखिए सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। मैंने सदिश ए से लंब डाला सदिश बी पर, तो ये जो प्रक्षेप कहलाएगा ये सदिश ए का प्रक्षेप है। कौन से सदिश पर? बी पर। अगर हम सही कहेंगे कि बी का एक पर प्रक्षेप तो मुझे बी से लंब डालना पड़ेगा, तो बी का जो प्रक्षेप है वो ये कहलाएगा। इस समय जो मैंने लिखा है सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, यानी कि ये लंबाई कितनी है ये हमें निकालनी है। तो चलिए मैं एक काम नहीं करता हूं, मैं इन बिंदुओं के नाम लिख देता हूं, ए बी और सी। ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये कोण 90 अंश का है। हमें ये लंबाई निकालनी है, यानी कि AC की लंबाई। ये कैसे निकालें? चलिए मैं एक काम ये कहता हूं, अगर हम इस त्रिभुज में cos थीटा का मान लिखें तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। मैं यहां देखिए लिखता हूं cos थीटा बराबर आधार यानी कि AC बटे कर्ण यानी कि AB। यानी अगर मैं AC का मान निकालता हूं तो वो हो गया AB cos थीटा। इतना आप लोग बहुत आसानी से कर सकते थे, AC का मान AB cos थीटा। ये कोई उत्तर नहीं है, इसी से ही उत्तर निकलेगा। कैसे निकलेगा? अब देखिए मैं एक बात बताता हूं, AC ये AB देखिए ये लंबाई है, A से लेके कहां तक? B तक, और ये जो लंबाई है ये इस वेक्टर A की लंबाई है। ध्यान से देख सकते हैं, ये जो AB लंबाई है ये वेक्टर A की लंबाई है, क्योंकि वेक्टर A देखिए यहां से शुरू होता है यहां पर खत्म होता है, तो ये जो लंबाई है ये वेक्टर A की लंबाई है, यानी वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। तो ये जो AB है इसे हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर A भी लिख सकते हैं इस तरीके से, इनटू cos थीटा। ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, मॉडुलस यानी जो प्रक्षेप की लंबाई आ रही है वो इसके इक्वल आ रही है। देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए cos थीटा, देखिए ये मैं यहां लिखता हूं, यानी कि प्रक्षेप इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू cos थीटा। ये भी कोई उत्तर नहीं है, इसे भी मुझे चेंज करना है। कैसे? चलिए बताता हूं।
देखिए दो सदिश ए और बी, ये आपका देखिए दूसरा सदिश बी है, ये ए है, और इनके बीच कोण कितना है थीटा। ए और बी दो सदिश हैं, इनके बीच कोण कितना है थीटा। इसका मतलब अगर हम ए डॉट बी का मान निकालें तो वो इस सूत्र से निकालेंगे जो आपने अभी पढ़ा था। अब मैं कहता हूं अगर मॉडुलस बी को मैं बटे में ले आऊं, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा। क्यों निकाला मैंने यही चीज देखिए ये है, यानी इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं इससे, तो प्रक्षेप का मान वो देखिए क्या आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। यही है प्रक्षेप का सूत्र, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर जो प्रक्षेप होगा वो हम इस सूत्र से निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। केवल आपको अगर दो सदिश दे रखे हो वेक्टर ए और वेक्टर बी, कोण की कोई जरूरत नहीं है, केवल ये सूत्र। अब देखिए इसमें भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए प्रक्षेप की लंबाई होती है और लंबाई सदैव कैसी होती है, धनात्मक, पॉजिटिव। ए डॉट बी का मान आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इसका मतलब अगर मैं इसके बाद एक मॉडुलस का चिन्ह लगाता हूं, अब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सिर्फ इसलिए देखिए लगाया जाता है क्योंकि प्रक्षेप है और प्रक्षेप हमेशा धनात्मक होगा, इसलिए मुझे यहां पे मॉडुलस का चिन्ह लगाना पड़ा, क्योंकि ए डॉट बी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये हुआ देखिए सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप जो हम निकालते हैं, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। यह आपको सूत्र भी ध्यान रखना है, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र था देखिए भी, यानी ये जो मैंने सूत्र बताया आपको, ये सूत्र बताया नंबर 9। अब देखिए जो मैंने इसका टॉपिक लिखा, किसी सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में तथा उसकी लंबवत दिशा में घटक ज्ञात करना। देखिए वो चीज जो मैंने अभी 9 नंबर पे बताई वो प्रक्षेप थी, ये प्रक्षेप नहीं है। किसी सदिश ए का दूसरे सदिश बी की दिशा में तथा इसकी लंबवत दिशा में घटक ज्ञात करना। कोई ऐसे आप सूत्र नहीं मान सकते, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन ही दे दें, इसे फिर में कह सकते हैं आप कि कैसे निकाल के दिखाएं। मान लीजिए पहला सदिश आपका वेक्टर ए है जिसे मैंने ए बी से प्रदर्शित किया, और जो दूसरा सदिश है ये वेक्टर बी है। तो सदिश ए का सदिश बी की दिशा में घटक कौन सा कहलाएगा। अब देखिए पहले क्लियर करें बात जो अभी मैंने देखिए 9 नंबर पे आपको बताई थी, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। तो प्रक्षेप तो देखिए वो ये कहलाएगा, यानी ए से लेकर सी तक की जो लंबाई है वो कहलाती है प्रक्षेप। प्रक्षेप लंबाई है, प्रक्षेप एक अदिश राशि है, घटक यानी एक सदिश राशि, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर जो प्रक्षेप है वो देखिए वेक्टर ए सी की बात कर रहे हैं। ये जो वेक्टर ए सी है ये घटक है, घटक ये एक सदिश राशि है वेक्टर ए सी, और वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में घटक वो तो देखिए ये हो गया, और वेक्टर बी की लंबवत दिशा में घटक वो देखिए ये हो गया। ये दोनों घटक हमें ज्ञात करने हैं, वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में घटक यानी वेक्टर ए सी, और वेक्टर बी की लंबवत दिशा में घटक यानी वेक्टर सी बी। अब ये कैसे ज्ञात करें, चलिए मैं एक बात आपसे कहता हूं जो आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताई थी। हमें कोई भी सदिश आपको अगर ज्ञात करना है तो सदिश का सूत्र क्या होता है, परिमाण गुणा इकाई सदिश। मैं देखिए यहां पे लिखता हूं एक सूत्र, आपने पढ़ रखा है। हम सदिश कैसे निकालते हैं, एक तो सदिश का परिमाण हमें पता होना चाहिए, गुणा सदिश की दिशा में इकाई सदिश पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको 10.2 में क्वेश्चन भी कराया था जिसमें परिमाण आपको 8 इकाई दे रखा था और एक इकाई सदिश मैंने निकाला था। समझिए वही चीज हुई। सदिश कैसे निकालते हैं, किसी दिशा में परिमाण गुणा इसी दिशा में इकाई सदिश। अब मुझे कौन सा निकालना है, वेक्टर एसी। तो एक तो मुझे पता होना चाहिए वेक्टर एसी का परिमाण,
चलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि परिमाण हम इसी तरीके से लिखते हैं। गुणा AC की दिशा में इकाई सदिश भी पता होना चाहिए। वेक्टर AC की दिशा में इकाई सदिश कौन सा है? अब आप लोग कहेंगे ये तो हमें पता ही नहीं। वेक्टर AC की दिशा में देखिए वेक्टर B है। वेक्टर AC की दिशा में कौन सा वेक्टर है? B वेक्टर। लेकिन ये इकाई सदिश नहीं है। इकाई सदिश कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था किसी सदिश को अगर हम उसके मापांक से भाग कर दें, ये हुआ देखिए, ये वेक्टर B की दिशा में इकाई सदिश हुआ, और वेक्टर B किसकी दिशा में? AC की दिशा में। इसका मतलब AC की दिशा में जो इकाई सदिश हुआ वो ये हो गया वेक्टर B बटे मॉडुलस वेक्टर B। अब आप लोग कहेंगे इसका परिमाण और पता लग जाए तो हमारे ये वेक्टर AC यानी पहला घटक तो आ जाएगा, यानी सदिश A का सदिश B की दिशा में जो घटक है वो तो हमारा निकल के आ जाएगा, केवल ये इस पे डिपेंड है। ये मैंने आपको अभी बताया था। सदिश A का सदिश B पर जो प्रक्षेप था वो ये था, प्रक्षेप यानी कि लंबाई, यानी AC यानी मॉडुलस वेक्टर AC, ये प्रक्षेप ही है। और इसका सूत्र क्या था? मैं लिख देता हूं वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर B। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, लेकिन इसका भी देखिए मापांक था, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है इसीलिए। गुणा ये मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया, वेक्टर B बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर B। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं क्या उत्तर आता है? चलिए मैं आगे लिख देता हूं, वेक्टर B मॉडुलस ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ये गुणा बटे इनकी गुणा करते हैं तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर। ये पूरा देखिए हुआ घटक। सदिश A का सदिश B की दिशा में घटक अगर आपसे कभी इस तरह से निकाल पाते हैं, प्रूव करने के लिए देते हैं कि सदिश A का सदिश B की दिशा में घटक ज्ञात कीजिए, वो ये हुआ, यानी कि वेक्टर AC। अब वेक्टर C भी और बचा, यानी सदिश A का सदिश B की लंबवत दिशा में घटक। पहला तो आ गया, ये तो वेक्टर B की दिशा में है, लेकिन दूसरा CB भी बचा। आप लोगों ने देखिए त्रिभुज नियम पढ़ रखा है। अगर मैं इसमें त्रिभुज नियम लगाता हूं, वेक्टर AC प्लस वेक्टर CB इक्वल टू वेक्टर AB, क्योंकि त्रिभुज नियम में मैंने बताया था ये दोनों सेम होने चाहिए। बिल्कुल ठीक लिखा है। वेक्टर AC का मान हम निकाल चुके, वो जाएगा माइनस में, निकालना कौन सा हमें? वेक्टर CB वेक्टर। यही घटक है वेक्टर A का वेक्टर B की लंबवत दिशा में घटक, वेक्टर AB माइनस वेक्टर AC। दोनों हमें पता है, मैं मान रखता हूं। देखिए वेक्टर AB चित्र में देख सकते हैं वो वेक्टर A है, और वेक्टर AC वो देखिए मैंने ये निकाला, केवल मुझे मान रखना है, यानी वेक्टर B डॉट, ये डॉट नहीं ये गुणा है, मैं भी गलत बोल गया, ये एक अदिश राशि है और एक सदिश है, तो इनकी तो केवल गुणा ही है। मैं चलिए यहां गुणा लिख देता हूं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर। ये हुआ देखिए लंबवत दिशा में, ये वेक्टर B की दिशा में घटक और ये वेक्टर B की लंबवत दिशा में घटक। कभी भी आपसे देखिए निकलवाते हैं कि किसी सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में और इसकी लंबवत दिशा में घटक ज्ञात कीजिए, तो आपको इस तरीके से निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, कोई टिपिकल नहीं है, इतना बहुत सिंपल है। तो ये देखिए मैंने आपको जो इस वीडियो में बताया वो था डॉट गुणन का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इसकी प्रश्नावली होगी यानी कि 10.3, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।